नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का सेशन बहुत नॉलेज से भरपूर होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए जो है बहुत सारी नॉलेज इस सेशन में होगी। ज्ञान के जो चक्षु हैं खुल जाएंगे, आज दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी। इतना भरपूर होगा ये सेशन नॉलेज से। दोस्तों, मेरे साथ हैं ज्योति लाकड़ा जी और इनसे आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे देश सेवा में जाने के लिए। सीडीएस के एग्जाम्स हैं या लेफ्टिनेंट बनना चाहता है, मेजर बनना चाहता है कोई व्यक्ति, कैसे बन सकता है। बहुत से लोगों के अंदर जुनून होता है देशभक्ति का, पर पीछे रह जाते हैं। कारण क्या होते हैं उन पर चर्चा करेंगे और रास्ता क्या है, कैसे जाया जा सकता है वहां तक, अपनी मंजिल को कैसे पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं ज्योति लाकड़ा जी का। मैम नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ज्योति लाकड़ा। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं आपके जरिए उन पेरेंट्स को जिनको एक रास्ते का ना पता होने के कारण एक अच्छा मौका खो देते हैं। जी हाँ जी सर। तो मैम, एक तो चीज आती है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। हाँ, एक कॉलेज भी है RIMC के नाम से शायद है। हाँ, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। और दोस्तों, सैनिक स्कूल होते हैं, मिलिट्री स्कूल्स होते हैं। हाँ, तो मैम, पढ़ना तो सब चाहते हैं, वहां पर जाना हर कोई चाहता है और सीधे स्टार्स मिलते हैं। लेफ्टिनेंट अगर कोई लग जाता है, NDA क्लियर कर लेता है, बहुत लोगों का सपना होता है। पर मैं देखता हूं कि जब तक 11th-12th करते हैं परसेंटेज डाउन आ जाती है और जो एक डेकोरम मेंटेन होना चाहिए, बेसिक्स होने चाहिए, वो हमारी एजुकेशन में क्यों पीछे रह जाता है। थोड़ा आप प्रकाश डालिए। बिल्कुल। देखो, मैंने जब से ये एक सोनीपत के अंदर एकेडमी स्टार्ट की है और जैसे ही मैं पेरेंट्स के संपर्क में गई हूँ तो बहुत बड़ी चीज़ मेरे सामने निकल के आई है कि बहुत बोलूँगी कि 95% पेरेंट्स को यही नहीं पता कि हमारे बच्चे सैनिक या मिलिट्री स्कूल्स में जाएं कैसे। बिल्कुल। तो जैसे मैं हमारे यहाँ इंक्वायरीज आती हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, उनको यही नहीं पता कि 3rd क्लास से ही बच्चा तैयारी करना शुरू कर देता है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जाने के लिए। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर कोई आदमी वेल्डिंग का काम कर रहा है या लकड़ी का काम कर रहा है, तो उसका जो बच्चा होगा ना, वो बचपन से ही सीख लेगा कि भाई ये कटिंग की मशीन है और ये जो है ऊपर से चिकना करने की मशीन है, खैरात की मशीन है, जो भी है। सेम आर्मी के जो मैम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके पास इस चीज का बड़ा प्लस पॉइंट रहता है। बिल्कुल। देखो, जो पर्सन पहले ही डिफेंस में हैं, एयरफोर्स नेवी में हैं, तो उनको पता है कि भाई हमें अपने बच्चों को उस फील्ड में ले जाने के लिए करना क्या है। अब रहते हैं हमारे सिविलियंस, उनको पता नहीं होता। पहले तो लोगों का माइंड सेट यही था कि भाई इन स्कूलों में जाते ही आर्मी पर्सन्स के बच्चे हैं, जो कि ऐसा नहीं है। हमारे सिविलियंस के बच्चे भी, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, अगर उसको क्लियर करते हैं तो वो उन स्कूलों में जा सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जिनके पेरेंट्स डिफेंस में पहले से ही हैं, उनको थोड़ा राहत मिल जाती है, उनको कुछ कोटा सीट मिल जाती है। लेकिन अब और सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगी कि लोगों का माइंड सेट है कि आर्मी और सैनिक स्कूल्स के अंदर सिर्फ बॉयज ही होते हैं, जो कि पिछले 3 साल से हमारी सरकार ने 10% सीट्स लड़कियों की भी कर दी है। अब तो मैम पायलट भी हैं लड़कियां। बिल्कुल। इसीलिए हमारे जितने भी हमारे स्कूल्स कॉलेज हैं आर्मी के, तो उनके अंदर 10% सीट लड़कियों की पक्का कर दिया अब हमारी गवर्नमेंट ने। हाँ जी। तो मैम, क्या प्रोसेस रहता है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, कौन सी क्लास से जो है बेस बनाया जा सकता है एक बच्चे का कि डिफेंस में। अब फिर मैम, आजकल एक चीज और आ गई है पेरेंट्स के अंदर। कुछ पेरेंट्स ऐसा भी कहते हैं भाई बच्चा बड़ा होके अपने आप डिसाइड कर लेगा कहाँ जाना है, एक फ्रीडम दे दी गई है। देखो, मैं इस बात पे थोड़ा सा गौर करूंगी। जो हम भी उसी एज ग्रुप के पेरेंट्स हैं, हम बचपन में बच्चों को छोड़ देते कि भी 10th-12th के बाद ये खुद डिसाइड करेगा। आजकल की जनरेशन खुद अपना फ्यूचर प्लान करती है। तो हम कहीं ना कहीं जो आज के पेरेंट्स हैं वो इतना भुगत भोगी हैं कि बच्चे जो 10th के बाद अपना फ्यूचर प्लान करते हैं वो इतना प्रेशर में आ जाते हैं। आजकल एक साधारण सी बात सभी पेरेंट्स बोल देते हैं कि बच्चे आजकल सुनते ही नहीं हैं जी, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर इतना आ गया है। जो 10th के बाद बच्चे किस फील्ड में जाए, कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि हम किसी भी लाइन में जाएं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट है, इंजीनियरिंग लाइन है, जो भी है, वहां कंपटीशन इतना है। यहाँ
हमारी जो अकेडमीज जो काम कर रही हैं वो 3rd क्लास के बच्चे को माइंड से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि आपको कंपटीशन में उतरना है। जी। तो दोस्तों मैम सीधा सीधा यही कहना चाह रही हैं कि बच्चा जो है मोम है, जिस सांचे में आप डालेंगे वैसा वो बचपन से ढलता चला जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि अफसर दिखे हमारा बेटा और 2 लोग भी साथ हों, ड्राइवर भी मिले और सब कुछ हो, तो उसके लिए प्रिपेरेंस जो है, मेहनत का जो घोटा है वो बचपन से लगाना जो है शुरू हो जाएगा। तो मैम मैं चाहूँगा एक बार विस्तार से बताएं, 3री या 4थी कक्षा से जो ये स्टार्ट हो जाता है टेन्योर, आगे किस तरह बढ़ता है ये? देखो, जो बच्चा हमारे पास 3rd क्लास में आ जाता है तो हम उसको 1 ईयर एक बेस क्लियर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है जी। तो हम जब उसका बेस बिल्कुल क्लियर कर चुके होते हैं तो वो 4th क्लास में कंपटीशन में उतर चुका होता है। हमारी एकेडमीज में जो हमारा टीचर स्टाफ होता है वो बच्चों के साथ हॉस्टल में ही स्टे करता है। इससे बच्चों को क्या बेनिफिट मिल रहा है कि जो पूरा दिन बच्चे ने पढ़ाई की है, हम नाइट में डिनर के बाद 3 घंटे 4 घंटे बच्चों को फिर से सेल्फ स्टडी के लिए देते हैं। उससे क्या होता है कि आने वाले टाइम में आजकल जो ट्यूशन सेंटर पे डिपेंड हम इतने हो गए हैं कि स्कूल से बच्चा अगर ट्यूशन कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो बच्चा कर ही नहीं पा रहा जी। जो बच्चा हमारी एकेडमीज के अंदर 2 साल 3 साल 1 साल रह के जाता है वो लाइफ में कभी ट्यूशन पे डिपेंड नहीं रहता जी। क्योंकि हम यहाँ उसको स्टार्ट से ही नोट्स बनाना सिखा चुके होते हैं। हम बुकों का सेट नहीं देते बच्चे को, हम देते हैं रजिस्टर और पेन। हमारा जो टीचर स्टाफ होता है वो सारा स्टडी करता है, बच्चों को एक अच्छी तरह से समझाता है, चैप्टर क्लियर करता है और टॉपिक्स के हिसाब से बच्चा खुद नोट्स बनाता है। जो हम 11th 12th में आके नोट्स बनाने स्टार्ट करते हैं वो हम 3rd क्लास के बच्चे को सिखाना स्टार्ट कर देते हैं जी। तो बच्चे का जो बेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है 4th 5th में ही कि वो इस एज ग्रुप में किसी भी कंपटीशन में उतरने के लिए तैयार हो चुका होता है। इनकी मैम ये जो RMS है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है या नॉर्मल सैनिक स्कूल है, इनका क्या क्राइटेरिया रहता है कि किस को एडमिशन देते हैं, कितनी सीट्स रहती हैं, थोड़ा सा आप बताइए। देखो, इसमें क्या होता है 6th और 9th में एडमिशन्स होता है हमारे सैनिक और मिलिट्री स्कूल्स में। एक हमारा होता है RAMC जो ऑल इंडिया के अंदर एक ही है देहरादून के अंदर, उसमें होता है 8th क्लास में एडमिशन जी। उसका इतना टफ कंपटीशन होता है कि उसके अंदर सिलेक्शन 25 बच्चों के ही होते हैं। 9वीं क्लास में, 8वीं क्लास में हाँ जी। सिर्फ कितने बच्चे बता रही हैं? 25 बच्चे ऑल ओवर इंडिया से। ऑल ओवर इंडिया से हर स्टेट से सिर्फ एक बच्चा ही जाता है वहां। एक भी नहीं हुआ मैडम? 28 स्टेट हैं, 29 स्टेट। हाँ, एक भी नहीं, वो 25 बच्चे ही लेते हैं। और अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए हरियाणा से 2 बच्चों ने टॉप कर दिया है और पंजाब के किसी बच्चे से वो क्वालिफाई नहीं हुआ है तो पंजाब की सीट वो खाली रखेंगे, हरियाणा से 2 बच्चे नहीं लेंगे। अच्छा, अगर 24 सिलेक्ट हुए तो 24 ही रहेंगे, वो जबरदस्ती 25 नहीं भरेंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें कोटा भी रहता है? नहीं, वहां कोटा नहीं होता है वहां। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा संदेश है, सेना में कोटा नहीं है, वहां पर काबिलियत के बल पर ही जाया जा सकता है, चाहे वो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो, फिजिकल क्वालिफिकेशन हो, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे ही लेफ्टिनेंट नहीं लगा जाता। एक मैम कह देते थे भाई लेफ्टिनेंट लाग रहेंगे, हाँ बिल्कुल, वो कहावत होती थी। ऐसे ही नहीं लगा जाता दोस्तों लेफ्टिनेंट। लेकिन जो बच्चे हमारी एकेडमीज में आते हैं वो ये मान लीजिए 6 से ही लेफ्टिनेंट और मेजर वो माइंड सेट कर चुके होते हैं और जाते हैं जी, क्योंकि वो फिर रुकते नहीं हैं। आप ये देखो, हम घर के अंदर हम भी एज ए पेरेंट्स है, बच्चे आपके पास भी जी जी। आज ये लॉकडाउन के बाद हर घर में समस्या आ गई है फोनों की। बिल्कुल मैम। तो बच्चा हमारी एकेडमी के अंदर ना कोई फोन अलाउड है, ना टीवी है, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी यहाँ है नहीं। एक ग्रुप के साथ बच्चा स्टडी कर रहा है तो जब बच्चे के पास ना फोन है, ना टीवी है, ना आलतू फालतू का कोई यहाँ काम है, तो बच्चा कब तक बचेगा जी। और जब पूरा ग्रुप जिस चीज को काम कर रहा है तो बच्चे की मतलब एक माइंड सेट हो जाता है कि भाई उसके अंदर क्या होता है, जब मान लो हम 10 बच्चों का बैच लेके चल रहे हैं तो उसमें मान लीजिए एक बच्चा जी चुरा रहा है पढ़ने से, ये बोलते हैं ना हमारा बच्चा तो पढ़ने में ठीक नहीं है, हमारा बच्चा तो कमजोर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई बच्चा कमजोर नहीं होता। ये है कि उसको एक गाइडलाइन अच्छी नहीं मिली है जी, ये होता है।
एक जो इस एज ग्रुप के जो 8th 9th 10th के बच्चे होते हैं वो होती है कच्ची मिट्टी, बिल्कुल। उसको सांचे में किस तरह से ढालना है वो काम हमारी एकेडमी करती है। जी, तो मैम सिलेबस इसमें कौन सा कवर करा देते हैं? क्या 11वीं 12वीं का 10वीं का सिलेबस आप पहले से ही स्टार्ट करा देते हो? नहीं, 10वीं 11वीं का तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो हमारे पास बच्चे होते हैं, हाँ, वो स्कूलिंग बच्चों से काफ़ी हाई लेवल तक कर चुके होते हैं। हमारा जो 8th तक का NCR का जितना भी सिलेबस होता है NCERT का, वो हम मतलब हमारे पास कोई एक बुक सेट नहीं होता है कि भाई हमने 1-2 बुक्स उठा ली हैं और हम रट्टाफिकेशन करा रहे हैं या बच्चों को उसी के अंदर से काम करा रहे हैं। नहीं, हमारे पास NCERT की जितनी भी इस एज ग्रुप की बुक्स होती हैं हम वो सारी कवर कराते हैं बच्चों को। मैम ऐसा रहेगा बच्चा पढ़ेगा अपने स्कूल में, कोचिंग आपकी एकेडमी से लेगा? नहीं ऐसा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास स्कूलिंग और कोचिंग हमारी ही रहेगी। अच्छा। आप एक बात बताओ, जो बच्चा सुबह स्कूल चला जाएगा, स्कूल जाके वो हमारे पास आएगा, वो मतलब जो हमारा लेवल है, हमारे पास बच्चा एक दिन में 24 घंटे में से मतलब स्टार्टिंग होती है हमारी 10 घंटे के अराउंड से, बच्चे को धीरे धीरे हम ढालते हैं। लास्ट में आते आते हमारे बच्चों की सीटिंग 12-12, 14-14, 16-16 घंटे हो जाती है। मैम ऐसा नहीं होता है जब वहाँ पे एडमिशन लेने जाएं, जैसे 8th क्लास में या 6th क्लास में आगे बच्चा जा रहा है, तो पिछला प्रीवियस स्कूल का जो है वो कोई ऐसे CBSE बोर्ड से एफिलिएशन होना चाहिए या किसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि हमें CBSE बोर्ड का है, हरियाणा बोर्ड का है, और उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। उनको अपना टेस्ट जो उनका एंट्रेंस टेस्ट है उसमें वो रखते हैं कि भाई हमारी कट आउट लिस्ट कहाँ गई है, बच्चे को मेरिट लिस्ट लेवल तक पहुंचना होता है। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि उनका जो सर्टिफिकेट है, TC है, वो कहाँ से है और कौन से बोर्ड से। जी मैम, मैं चाहूँगा एक बार प्रक्रिया बताएं, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है टेस्ट के लिए और कौन सी वेबसाइट्स हैं? कैसे कोई कोचिंग ना लेकर के अगर अपने आप करना चाहे तो किस प्रकार प्रयास कर सकता है? देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में ठीक ठाक हैं, वो एकेडमी का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आजकल फोन तो देखो, चाहे कोई कितना ही गरीब है या कुछ है, सबके पास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी अच्छी एकेडमीज ने अपना YouTube पे, गूगल पे वीडियोस अपलोड करते हैं और अच्छी जानकारी देते हैं, अच्छा सिलेबस देते हैं। देखो, मैं सारी एकेडमीज की तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन जो हमारी सुखई एकेडमी है वो लाइव आते हैं और जो जरूरी मैटर होते हैं बच्चों को 2-2 घंटे लाइव वो देते हैं जी, पूरा क्लियर करते हैं और अपना नंबर भी देते हैं। बच्चे को अगर कहीं डाउट्स हैं तो वो फोन करके उनकी हेल्प ले सकते हैं। जी। नहीं मैम, मैं चाह रहा था एक बार आप प्रोसेस बताएं। मान लीजिए कोई बच्चा है या उसके पेरेंट्स एडमिशन उसका 8th क्लास में कराना चाह रहे हैं मिलिट्री स्कूल में, तो क्या ऑनलाइन प्रक्रिया इसकी रहती है या कोई मैनुअल फॉर्म उसके भरने पड़ते हैं? हाँ, क्या बिल्कुल, प्रोसेस रहता इनका है? टाइम होता है। ये फॉर्म जब निकलते हैं ऑनलाइन शो होता है, तो इनका एक बिल्कुल प्रॉपर टाइम नहीं होता है जैसे पहले काफ़ी टाइम से था। अब कि ये सितंबर में फॉर्म निकलते थे, अक्टूबर तक थे, लेकिन अब की बार जो हमने देखा जनवरी तक फॉर्म भरे गए थे। और पहले क्या था, हमारा जो मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम था वो 25 दिसंबर के अराउंड होना होता था जी। जो भी 25 दिसंबर के अराउंड संडे आता है, और जो फर्स्ट संडे होता था जनवरी का, उसमें सैनिक स्कूल का एग्जाम होता था। लेकिन अब की बार हमने देखा कि जो हमारा सैनिक स्कूल का एग्जाम था वो 28 जनवरी को हुआ है। जी। तो ये प्रॉपर मैं नहीं कह सकती कि फॉर्म कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, वो तो मतलब, पर हाँ, ऑनलाइन शो सब होता है। जब भी होता है वो किसकी वेबसाइट पे मैम जा करके ये देखा जा सकता है कि कब फॉर्म निकलते हैं? ये एक जब भी हम इस तरह का सर्च करते हैं तो हम सैनिक स्कूल्स या मिलिट्री स्कूल्स ऐसे कुछ गूगल पे जब हम सर्च करते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ओपन हो जाती हैं। सरकारी वेबसाइट मैम क्या है इनकी? देखो, प्रॉपर इनकी कोई इन्होंने अभी नहीं डाल रखी है, तो कई सारी हैं वेबसाइट से जिनके जरिए ये फॉर्म्स ओपन होते हैं। तो प्रॉपर एक के ऊपर नहीं है अभी डिपेंड कि भाई एक उसी वेबसाइट पे जाके फॉर्म नहीं मिलेंगे। सरकारी वेबसाइट मैम कोई ना कोई तो रहती ही होगी। इनकी जो सरकारी वेबसाइट्स हैं वो RIMC की जो है, वो RIMC करके जब हम सर्च करते हैं तो वहाँ से फॉर्म निकल आते हैं। ऐसे ही RMS है या सैनिक है, हम जो जिस भी पर्पज़ पे फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो हम जैसे ही टाइप करेंगे RIMC की वेबसाइट
या RMS की, वो ओपन हो जाएगी और वहां से ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी वहां से पता लग सकता है, पूरा पता चल जाता है जी। तो मैम रजिस्ट्रेशन के बाद फिर क्या प्रोसेस रहता है, कैसे आगे बच्चों को बुलाया जाता है? रजिस्ट्रेशन के बाद जब रजिस्ट्रेशन हो चुके होते हैं तो बच्चों के पास रोल नंबर के लिए रोल नंबर्स वो भेज देते हैं, और फिर रोल नंबर्स के बाद वो सेंटर पर भी भेज देते हैं कि बच्चे का कहाँ सेंटर है और कब एग्जाम है। उसके लिए फिर बच्चे जाके अपना एग्जाम्स देते हैं और फिर रिजल्ट आता है वो। और मैम सिलेबस इसमें क्या रहता है, मेनली कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं, कहाँ पर महारत जो है बच्चों को पकड़ बना के रखनी होती है? देखो इसका मेन होता है मैथ्स सबसे ज्यादा, और उसके बाद फिर इंग्लिश और जीके रीजनिंग होती है। मेन तो होते हैं ये 6th के लिए जी। हाँ, जो हमारा 6th का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके होता है। फिर जब हम 9th के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ सोशल साइंस और साइंस ये ऐड हो जाती हैं। ये PCM वाला चक्कर भी रहता है क्या, नॉन मेडिकल वाला, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाला? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि देखो जो हमारे जर्नल अवेयरनेस का रहता है इसमें। बिल्कुल जी हाँ जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो NDA के लिए होता है जी। जब बच्चे 11th में जाते हैं तब होता है प्रॉपर कि वहाँ नॉन मेडिकल ही लेना होता है, वो NDA के लिए होता है। अच्छा मैम, अब मान लो एडमिशन हो गया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में किसी का हो जाता है, तो फिर वो आगे अपना चॉइस भी ले सकता है, वहां पर जाके कॉमर्स की लेना चाहता है या नॉन मेडिकल ही रहती है वो? देखो वहाँ नॉन मेडिकल ही होती है NDA के लिए, और जो मैंने बताया जैसे हमारे ये कॉलेजेस होते हैं तो ये एक मतलब वहाँ से हमें हर साल अवसर देते हैं, और जो NDA में होता है उसके लिए एक जो नॉन मेडिकल है हमारा वही होता है, वहाँ चॉइस नहीं होती। पहले ही जो RMC के बारे में हम बात कर रहे हैं वहाँ पहले एक फॉर्म फिल करा लेते हैं। अच्छा। एक तरह से वो बच्चों को हमारे से ले लेते हैं डिफेंस के लिए। हाँ, अच्छा। ये चॉइस रहती है कि बच्चा एयरफोर्स में जाना चाह रहा है, नेवी में जाना चाह रहा है या डिफेंस में जाना चाह रहा है, ये चॉइस हो जाती है। उसके बाद चॉइस खत्म हो जाती है, वो अपनी लाइन चूज करता है बच्चा, उस पे गवर्नमेंट उस बच्चे को तैयार करती है, और वो बच्चा जब वहां से निकलता है तो एक अफसर रैंक लेके ही निकलता है वहां से। तो दोस्तों स्पष्ट ये कह रहे हैं, स्कूल में अगर एडमिशन हो गया तो वहां पर बच्चे का जो बेस बन जाएगा, वहां से जो बच्चा प्रिपेयर होकर निकलेगा वो आर्मी के लिए ही निकलेगा, चाहे वो नेवी में जाए, एयरफोर्स में जाए या हमारी थल सेना जो है वहां पर जाए, वो एक अच्छा रैंक लेकर के अफसर बन करके वहां से निकलेगा। तो मैडम काफी अद्भुत सी और नॉलेज भरा ये सेशन हमारा रहा है, अच्छी जानकारी आपने दी है। और क्या संदेश मैम युवा पीढ़ी को आज की देना चाहेंगी, किन चीजों पर जो है पकड़ रखनी चाहिए, और इस चीज में जो जाना चाहता है कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या कोई ऐसे की पॉइंट्स हैं जहां पकड़ रखनी चाहिए उन्हें? देखो जो बच्चे एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस अगर इनके लिए अपना कोई सपना संजोए बैठे हैं तो वो हमसे आकर एक बार जरूर मिले। काउंसलिंग फ्री रहेगी, और काउंसलिंग का मिलने का एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप जितनी बार भी आएंगे हम आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, और जितनी आप जानकारी लेना चाहेंगे आप लेंगे। अगर आप एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस इनमें जाना चाह रहे हैं तो 3rd क्लास से ही, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 3rd क्लास से ही अपने बच्चों को उस चीज के अंदर घुसाइए। और सबसे ज्यादा इनका जो बेस होता है, बाकी चीजें साथ के साथ चलती हैं, लेकिन जो मेन बेस होता है वो मैथ, इंग्लिश और जीके का रहता है। इन चीजों पे आप इनका फोकस कराइए, और जितना टाइम आप बच्चे को दे सकते हैं उतना दीजिए। और कई पेरेंट्स जो सर्विस में हैं या किसी कारण से बच्चों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हमारी तरह बहुत सारी एकेडमीज हैं, आप उनसे जुड़िए। जी मैम, जिस एकेडमी में काम कर रही हैं, अभी कार्यरत हैं, और जहां हम बैठे हैं दोस्तों, इस एकेडमी का नाम है सुखोई एकेडमी। तो मैम ऑल ओवर इंडिया कितनी ब्रांचेज हैं इस एकेडमी की? हमारी सुखोई की ऑल इंडिया के अंदर 7 ब्रांचेज हैं। तो उसमें 7 में से एक ब्रांच सोनीपत में है। सोनीपत ब्रांच। तो मैम बाकी 6 ब्रांचेज अलग अलग स्टेट्स में हैं? बिल्कुल, जैसे हरियाणा में फरीदाबाद में है, और एक हमारी ओनली फॉर बॉयज चरखी दादरी है। उसके अलावा हमारी बेंगलोर, पटना, पूना, लखनऊ और इधर पंजाब में जालंधर है। जी। तो मैम आप अपना संपर्क सूत्र मैं चाहूंगा एक बार दे दें, जो लोगों के डाउट्स हों या जानकारी लेना चाहता हूँ एडमिशन के प्रति, या जैसे आपने काउंसलिंग के लिए बताया, आपसे संपर्क साध सकें। बिल्कुल, मैं अपनी जो मेरी सुखोई एकेडमी है ये सोनीपत सेक्टर 15 कम्युनिटी सेंटर के पास है, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8591882142।
तो आप लोग हमारी एकेडमी में विजिट करें, आए, हमारे से मिलें, और जितने भी डाउट्स हैं आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग सिर्फ अपने बच्चों को डिफेंस, नेवी, एयरफोर्स के लिए ही हमारे से जुड़े। इसके अलावा भी आप अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, कहीं भी डाउटफुल हैं, तो आप हमारे से आएँ। इंक्वायरी में कोई भी चार्ज नहीं है और हम अपनी तरफ से 100% देंगे हर पेरेंट्स को। मैम बहुत समय आज आपने दिया और अच्छी नॉलेज आपने दी है, तो मैं शुक्रगुजार हूं, आपने समय दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और दोस्तों जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी स्टूडेंट की लाइफ बदल सकता है दोस्तों। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।